ऐसे भी अज्यूम करोगे तो आंसर आएगा, लेकिन क्या है कि टाइम लगेगा। और मैं हर क्लास में यही बात बोलता हूं कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग द आंसर, इट्स अबाउट गेटिंग इट ऑन टाइम एज वेल। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सेम ही तो है सर, ये 246 लिख दिया, 246 लिख दिया। भाई सेम कैसे है? इसका फर्स्ट टर्म अलग है, इसका फर्स्ट टर्म अलग है, इसका कॉमन डिफरेंस अलग है, इसका कॉमन डिफरेंस अलग है, तो दे आर टू डिफरेंट एपीज। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एपी में ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है। अब देखो एक और क्वेश्चन आता है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी में। Hello everybody, welcome to the Infinity Learned by Sri Chaitanya. I am Misbah, your maths educator, and in this session we are going to do arithmetic progressions as per ICSE Grade 10 syllabus. तो ICSE Grade 10 के हिसाब से arithmetic progressions या जिसे तुम AP कहते हो, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो देखेंगे और उनके ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है सीक्वेंस और प्रोग्रेशन। हालांकि ये वैसे पूछते नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब देखो सीक्वेंस का क्या मतलब होता है कि कोई भी नंबर का सीक्वेंस तुम ले लो, जैसे मान लो कि प्राइम नंबर्स, तो मान लो कि सॉरी 1 तो प्राइम है ही नहीं, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स ले लो, जैसे 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या है? सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स। लेकिन यहां पर देखो कोई एक जनरल फॉर्मूला नहीं है। यानी अगर मैं पूछ लूं कि 100th प्राइम नंबर बताओ, तो कोई फॉर्मूला तुम यहां पे नहीं निकाल सकते हो, जिसे हम कहते हैं nth टर्म। तो nth टर्म का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि वहां पर n की वैल्यू 100 पुट कर दो और तुम्हें 100th प्राइम नंबर मिल जाए। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास प्रोग्रेशन हो तो वहां पर क्या होता है? लॉजिक होता है। ठीक है, यानी सबसे पहला अगर एग्जाम्पल इसका ले लो कि जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे तुम बोलते हो एपी, तो एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो ये 2 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 11 है, इस तरीके से। तो यहां पर देखो कि आपको पता है कि सीक्वेंस यहां पर क्या चल रहा है, यानी कि इसे हम बोलते हैं कि फर्स्ट टर्म ऑफ दिस एपी है, A2 है। उसके बाद देखो तुम सेम चीज ऐड करते जा रहे हो, यानी यहां पर +3 कर दिया, फिर यहां पर +3 कर दिया, फिर यहां पर +3 कर दिया। तो सेम चीज तुम ऐड करते जा रहे हो, तो तुम क्या कर सकते हो यहां पर कि nth टर्म का फॉर्मूला निकाल सकते हो। तुम ये बता सकते हो कि अगर तुमसे किसी ने पूछ लिया कि 50th टर्म कौन सी होगी या फिर 20th टर्म कौन सा होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। तो उस टाइप के सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को हम बोलते हैं कि वो एक प्रोग्रेशन है। जैसे एपी है, जीपी है, जो कि तुम्हारे सिलेबस में है, दैट आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो चलो एपी को ही हम डिस्कस करते हैं सही से। ठीक है गाइस, तो एपी का मतलब क्या होता है? जैसे एक एग्जांपल वही वाला फिर से मैं लिख देता हूं कि 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। तो एपी में ये होता है कि अगर तुम एक टर्म ले लो और प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करो, या फिर तुम अगर यहां पर 8 लो, प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करो, 11 लो, प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करो, तो देखो सेम चीज यहां पर आती है ना? या फिर इसको दूसरे तरीके से कह सकते हो कि सेम चीज ऐड करते जा रहे हो, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11। तो सेम चीज तुम ऐड करते जा रहे हो, इसी तरीके से तुम्हें वो जो है प्रोग्रेशन मिल जाएगा। तो इस टाइप के प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और यहां पर क्या है? दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, वो सेम है। उस चीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, जिसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसे हम क्या बोल देते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और यहां पर ये क्या है? तुम्हारा फर्स्ट टर्म। इसको ए से रिप्रेजेंट कर दो या फिर A1 बोल दो। ठीक है, उसी तरीके से अगर देखो ये A1 है तो ये A2 हो जाएगा, A3, A4। अब तुम चाहे उसको B1, B2, B3 बोलो, A1, A2, A3 बोलो, या T1, T2, T3 बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस उसका नाम हो जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर। चलो, अब जैसे एक बेसिक सा ये वाला क्वेश्चन तुम अक्सर एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यहां पर गिवन है कि ये 3 जो टर्म्स हैं दे आर इन एपी, तो तुमसे पूछा गया है के की वैल्यू बताओ। दे आर कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी, तो तुमसे यहां पर के की वैल्यू पूछी गई है। तो अगर वो कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? एपी के डेफिनेशन के हिसाब से दिस माइनस दिस, यानी कि तुम अगर यहां पर 2k - 1 माइनस ये चीज कर दो, ये किसके इक्वल होना चाहिए? दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, यानी कि 2k + 7
माइनस इस चीज को कर दो 2k माइनस 1, सही है, ये हो जाना चाहिए। एपी यही तो होता है, यानी कि अगर तुम दिस माइनस दिस करो 2k माइनस 1 माइनस ये पूरी चीज इज इक्वल टू दिस थिंग माइनस दिस थिंग, यानी 2k प्लस 7 माइनस 2k माइनस 1। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो देखो ये 2k माइनस k यहां पर से क्या आ रहा है, k आ जाएगा, और फिर ये माइनस 1 माइनस 9 यहां से क्या आएगा, माइनस 10 आएगा। फिर यहां पर देखो 2k माइनस 2k कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये 7 प्लस 1 8 हो जाएगा। तो यहां से k की वैल्यू क्या आ गई, 18। तो देखो ये आंसर है। तो ये एपी का सबसे बेसिक क्वेश्चन हो गया, जिसको तुम हर बार एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो पूछ सकते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। अब देखो यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि nth टर्म ऑफ एन एपी का क्या फॉर्मूला होता है, तो वो मैं जनरली आपको यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं, यहीं पर कर देता हूं। देखो अब एक एपी को तुम कैसे लिखोगे, फर्स्ट टर्म ए होना चाहिए, उसके बाद उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करो, उसके बाद देखो फिर ऐड करो तो 2d हो जाएगा। तो इस तरीके से चलता चला जाएगा। अब तुम्हें यहां पर पैटर्न देखना है, ठीक है, कि देखो फर्स्ट टर्म a1 जो है यहां पर ये a के इक्वल है। क्या इसे हम a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस 1 तो 0 हो जाता है, तो बिल्कुल लिख सकते हो। उसी तरीके से दूसरा टर्म जो यहां पर है a2, ये क्या है, a प्लस डी है, तो क्या इसको तुम a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, है ना। उसी तरीके से यहां पे थर्ड टर्म देखो क्या है, a प्लस 2d है, तो a3 यहां पर क्या है, a प्लस 2d। तो इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, इस तरीके से लिख सकते हो। अब देखो यहां पर पैटर्न ऑब्जर्व करना होगा आपको, यानी कि अगर देखो a1 था तो यहां पर 1 आ रहा है, a2 था तो यहां पर 2 आ रहा है, a3 था तो यहां पर 3 आ रहा है। इसका मतलब अगर an होना चाहिए तो ये होगा a प्लस यहां पर n आ जाएगा, n माइनस 1 इंटू डी। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला हो गया, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सबको पता है, ठीक है। अब ये क्यों किया, ये इसीलिए किया क्योंकि अगर मान लो इसी एपी के लिए कोई तुमसे पूछ ले कि बताओ 100th टर्म क्या है, तो 100th टर्म का मतलब होगा a100, तो वो होगा a प्लस यानी 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या 100 माइनस 1 क्या होगा, 99, और d क्या है यहां पर बताओ, कॉमन डिफरेंस यहां पर 3 है। तो ये इस एपी का 100th टर्म हो गया। आई होप दैट इज क्लियर गाइस। तो ये बिल्कुल देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड एपी का क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट है। तो nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला ये है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आई होप दैट इज क्लियर। चलो अब इसी पे काफी सारे क्वेश्चंस तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी मैं एक दो क्वेश्चंस करवाने के बाद डिस्कस करूंगा, ठीक है। पहले कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे देखो कि विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विल बी 130 मोर देन इट्स 31st टर्म। अब जैसे ही इसने पूछा विच टर्म, यानी कौन सा टर्म, यानी n की वैल्यू तुमसे पूछी है, तो ये बोल रहे हैं कि nth टर्म जो है 130 मोर देन 31st टर्म। अब 31st टर्म प्लस 130, सही है। तो यहां पर देखो nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये a है प्लस n आपको चाहिए n माइनस 1, और d यहां पर क्या है, कॉमन डिफरेंस है, 15 माइनस 5 करोगे तो 10 होगा, सही है। और ये 31st टर्म भी क्या होगा, a प्लस 31 माइनस 1, और d क्या है यहां पर बताओ, 10 प्लस 130 यहां पर है, ठीक है गाइस। अब देखो यहां से तुम कैलकुलेट कर सकते हो, तो यहां से n की वैल्यू क्या आएगी, डायरेक्टली बोलो। ये देखो 30 हो जाएगा, 30 इंटू 100 300 प्लस 130 430 बाई 10 क्या हो जाएगा, 43। तो n की वैल्यू होगी 44। इसको एक बार चेक कर सकते हो। ये देखो 300 430 बाई 10 43 प्लस 1 44। इसका मतलब ये हुआ कि इस एपी का जो 44th टर्म होगा वो 130 मोर देन इट्स 31st टर्म होगा। ये बेसिक क्वेश्चन हो गया एपी का, ठीक है। अब देखो और भी जितने तरीके के क्वेश्चंस हैं बन सकते हैं, और जनरली जो आपसे पूछे जाते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। ये मैं हर चैप्टर में करूंगा, और मैं हर बार यही बोल रहा हूं, मैं बिल्कुल रेलेवेंट
एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किया है। तो क्वेश्चंस जितने हैं वो रेलेवेंट हैं और इंपॉर्टेंट भी हैं। तो चलो ध्यान से देखो, जैसे ये क्वेश्चन है कि फाइंड द सिक्स्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस एपी, यानी इस एपी का जो है सिक्स्थ टर्म निकालना है एंड से। तो फॉर्मूला तो देखो ये होता है कि nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला होता है l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। यानी अगर तुमसे बोला गया कि पीछे से nth टर्म निकालो तो तुम बोलोगे l माइनस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पे l क्या है, लास्ट टर्म है उस एपी का। तो यहां पर देखो लास्ट टर्म क्या है, -40 माइनस, अब यहां पर सिक्स्थ टर्म बोल रहे हैं तो 6 माइनस 1 हो जाएगा, सही है। और कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस इस एपी का है 14 माइनस 17 यानी कि -3। तो ये आंसर हो गया। अब इसको तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये देखो -40 और ये देखो तुम्हारा हो जाएगा 5 और +15 हो जाएगा, तो -25 इसका आंसर है। अब तुम बोलोगे कि सर इसका फॉर्मूला आया कहां से, ये समझो अब, ठीक है। अब देखो तुम जब यहां से चल रहे थे तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। nth टर्म का फॉर्मूला यही होता है, करेक्ट है, सबको पता है कि nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है। अब यहां पर देखो, अगर तुम यहां से चलने लगे यानी पीछे से जब चलने लगे तो फर्स्ट टर्म जो है वो -40 होगा, बिल्कुल होगा सर, फर्स्ट टर्म -40 होगा। और तुम बोल रहे हो सिक्स्थ टर्म, तो 6 माइनस 1 होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए सर। अब देखना ध्यान से, तुम जब यहां से चल रहे थे तो कॉमन डिफरेंस था 14 माइनस 17 -3, लेकिन तुम जब ऐसे चलने लगोगे, इस तरह से चलने लगोगे तो कॉमन डिफरेंस इसका ऑपोजिट हो जाएगा ना भाई, कॉमन डिफरेंस 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखो, तुम्हें आंसर -25 ही मिलेगा, समझ गए। तो ये इसका लॉजिक है और फॉर्मूला ये है l माइनस एन माइनस वन इंटू डी, nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन एपी अगर तुमसे पूछा गया तो इसका ये फॉर्मूला है, और कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन तुम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं देखो जानकर जल्दी जल्दी बिल्कुल रिलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहा हूं, बिल्कुल भी बिना किसी विलंब के, कोई फालतू बात नहीं है, बिल्कुल ध्यान से देखो और हर एक क्वेश्चन रेलेवेंट है, एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है, ठीक है। कि द सम ऑफ द 5th एंड 9th टर्म्स ऑफ एन एपी आपको पता है, और फिर यहां पर सम ऑफ द 7th एंड 12th टर्म्स ऑफ एन एपी आपको पता है, तो आपसे ये बोल रहे हैं कि एपी फाइंड करो। अब एपी फाइंड करने का क्या मतलब होता है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, अगर किसी भी एपी का तुम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर निकाल लेते हो तो ऑटोमेटिकली वो एपी तुमसे निकल आएगा, सही है। तो फर्स्ट टर्म को तुम अज्यूम कर लो ए एंड कॉमन डिफरेंस को डी, क्योंकि वो आपको पता नहीं है, वही आपको निकालना है। अब सम ऑफ 5th एंड 9th टर्म्स गिवन है, देखो a5 प्लस a9 इस एपी का क्या गिवन है, 72। अब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी 5th टर्म का होगा a प्लस 5 माइनस 1 यानी कि 4d, और 9th टर्म का होगा a प्लस 9 माइनस 1 यानी कि 8d, और ये क्या है 72 के इक्वल। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, ये होगा 2a प्लस 12d दैट इज इक्वल टू 72। ये क्या है तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन, सही है। उसी तरीके से यहां पर गिवन है कि सम ऑफ द 7th एंड 12th टर्म्स, तो 7th टर्म और 12th टर्म a7 प्लस a12 यहां पर क्या गिवन है बताओ, दैट इज इक्वल टू 97। अब ये क्या होगा बताओ, nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी यानी a प्लस 6d हो जाएगा। एक सेकेंड, 6d हो जाएगा, और फिर यहां पर क्या आएगा a प्लस 12 माइनस 1 यानी कि 11d, और ये चीज किस चीज के इक्वल गिवन है यहां पर 97, दैट इज इक्वल टू 97। अब इसको देखो फर्दर सिंप्लीफाई करो तो ये 2a प्लस 17d दैट इज इक्वल टू 97, ये क्या है तुम्हारे पास सेकेंड इक्वेशन, सही है। अब देखो इनको तुम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स ट्रीट कर सकते हो आराम से, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं a को एलिमिनेट कर सकता हूं यहां पर, तो क्या मैं इक्वेशन 2 से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं, तो 2a माइनस 2a तो कैंसिल हो गया, 17d माइनस 12d तुम्हारा हो जाएगा 5d,
और ये किस चीज के इक्वल है, 97 माइनस 72 यानी कि 25। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी देखो 5 है। अब तुम्हें फर्स्ट टर्म ही तो चाहिए, जब कॉमन डिफरेंस पता है तो अब फर्स्ट टर्म बचा है, तो यहां पर तुम डी को पुट कर सकते हो इस इक्वेशन में। तो क्या आएगा बताओ, 2a प्लस 12 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 72। अब इसको तुम फर्दर सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू क्या आएगी, देखो 72 माइनस 60, 72 माइनस 60 जो होगा वो 12/2 6। तो फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन डिफरेंस ये है। अब बताओ AP क्या होगा, जब आपको फर्स्ट टर्म 6 पता है, कॉमन डिफरेंस 5 पता है, सो 6 प्लस 5 क्या होगा 11, प्लस 5 क्या होगा 16, प्लस 5 क्या होगा 21 एंड सो ऑन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड AP। किसी भी AP के लिए जब तुम्हें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता है तो इसका मतलब यू हैव गॉट दैट AP। बताओ क्लियर है, ये बिल्कुल रेलेवेंट क्वेश्चन है और मतलब ये कहीं पे भी आ सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। ऑब्वियसली अभी तो तुम्हें ICSE ग्रेड 10 सिलेबस देखना है, लेकिन कहीं के लिए भी ये रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट टाइप हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब जैसे ये वाला देखो कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। जैसे देखो ये AP जो है घटता चला जा रहा है ना, डिक्रीजिंग AP है ये। जैसे ये वाला देखो, ये क्या था, एक सेकेंड, यही देख लो, ये इंक्रीजिंग AP है ना, बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, ये डिक्रीजिंग AP है, घटता चला जा रहा है। तो जब आपके पास डिक्रीजिंग AP हो तो ऑब्वियसली घटते घटते एक नेगेटिव टर्म आएगा। तो तुमसे पूछ रहा है कि वो कौन सा टर्म होगा, यानी तुमसे n की वैल्यू पूछी गई है, उसकी पोजीशन तुमसे पूछी गई है। तो मान लो कि nth टर्म ऑफ दिस AP इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो an लेस देन 0 होगा, नेगेटिव है ना। अब nth टर्म क्या होता है, a प्लस यानी 53 प्लस n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस यहां पर क्या है बताओ कि दिस माइनस दिस करोगे तो -5, दैट इज लेस देन 0। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई एंड सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहां पर क्या आएगा, ओपन करो ब्रैकेट को, देखो अगर मैं इस चीज को इधर ले आता हूं तो क्या ऐसा आएगा यहां पे कि 5n जो है वो ग्रेटर देन 58 होना चाहिए, उसी तरीके से n ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 11.6। अब यहां पर देखो n क्या है, एक पोजीशन है भाई, ऐसा थोड़ी होगा कि n की वैल्यू कोई डेसिमल या फ्रैक्शन में आएगी, वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो इससे जस्ट ग्रेटर देन नेचुरल नंबर क्या है 16 ही तो है, क्योंकि वहां पर तुमसे बोला गया है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो क्या यहां पर बोल सकते हो कि 12th टर्म ऑफ दिस AP इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। n की वैल्यू 12 है तो तुम बोल सकते हो 12th टर्म ऑफ दिस AP इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। एक बार इसको चेक करो, देखो a प्लस n माइनस 1 और d जो है -5 है, तो 53 माइनस 5n प्लस 5, तो इसको इधर ले आओगे तो 5n इज ग्रेटर देन 58, n इज ग्रेटर देन 11.6। तो बिल्कुल 12th टर्म ऑफ दिस AP इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। बिल्कुल रेलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब देखो इसके पहले एक चीज जो बचा था वो मैं आपको बता रहा हूं, वो मैंने इसीलिए लास्ट में रखा था। जैसे देखो कि जैसे यहां पर क्या लिखा है, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। When a constant value is either added to or subtracted from every term of an AP, the resulting sequence remains an AP with the same common difference. तो कहने का मतलब ये है कि देखो अब कुछ नंबर्स को तुम AP में ले लो, जैसे मान लो कि वही ले लेता हूं 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन, ये कुछ नंबर्स तुमने AP में ले लिए। अब मान लो सारे टर्म्स में तुम मान लो कि 1 ऐड कर दो। अच्छा ये AP में है तो इसका फर्स्ट टर्म देखो 2 है और कॉमन डिफरेंस क्या है 5 माइनस 2 या 8 माइनस 5 3 है। अब मान लो सारे टर्म्स में तुम 1 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो ये भी AP में है, इसका फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस क्या है, देखो 6 माइनस 3 करो या 9 माइनस 6 करो या 12 माइनस 9 करो, कॉमन डिफरेंस सेम है। तो यही यहां पर लिखा है कि अगर किसी AP में तुम सारे टर्म्स में सेम चीज ऐड कर देते हो, इट विल स्टिल रिमेन एन AP विद द सेम कॉमन डिफरेंस। ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म विल चेंज। ठीक है, सेम गोज फॉर सब्ट्रैक्शन एज वेल। अगर सारे ही टर्म्स में से तुम सेम चीज सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो स्टिल इट विल रिमेन एन AP। यानी कि जैसे ये वाला AP है, ये AP है। ठीक है,
अब इसके सारे टर्म्स में से मान लो मैं 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो 2 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1, 5 से 1 सब्ट्रैक्ट करो 4, 8 से 1 सब्ट्रैक्ट करो 7, 11 से 1 सब्ट्रैक्ट करो 10 एंड सो ऑन। तुम देखो कि दिस इज स्टिल एन एपी। फर्स्ट टर्म यहां पर 1 है और कॉमन डिफरेंस यहां पर क्या है, 4 - 1, 7 - 4, 10 - 7, 3 है। तो इट विल स्टिल रिमेन एन एपी विद द सेम कॉमन डिफरेंस। सही है लॉजिक, सेम कॉमन डिफरेंस। अच्छा, सेम चीज मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में भी होगा। देखो यहां पे समझते हैं, यानी कि वही चीज है, अगर तुम सेम एपी ले लो 2, 5, 8, 11, ठीक है। अब मान लो कि सारे टर्म्स में मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। ठीक है, इस एपी के लिए फर्स्ट टर्म वाज 2 एंड कॉमन डिफरेंस ओवर हेयर वाज 5 - 2, 3। सही है। अब यहां पर क्या है, देखो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 4, लेकिन कॉमन डिफरेंस यहां पर क्या है, देखो 10 - 4 करो या 16 - 10 करो, 6 है। क्या ये 2 टाइम्स ऑफ 3 है? तो इसके कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर कुछ टर्म्स एपी में हैं और तुम सारे टर्म्स में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ऑब्वियसली नॉन जीरो नंबर से, ऐसा थोड़ी कि सब में 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो वो स्टिल एपी रहेगा। फर्स्ट टर्म क्या होगा, जो ओरिजिनल फर्स्ट टर्म था उसका ट्वाइस होगा, कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा, जो ओरिजिनल कॉमन डिफरेंस था उसका ट्वाइस होगा। सिंपल लॉजिक है। अच्छा, सेम चीज देखो डिवीजन में भी होगा, यानी कि देखो अगर इसी एपी में सारे टर्म्स में मान लो कि मैं 3 से डिवाइड कर दूं, तो क्या आएगा, 2/3, 5/3, 8/3, 11/3। क्या ये स्टिल एपी है? बिल्कुल ये स्टिल एपी है। यहां पर देखो फर्स्ट टर्म क्या है, 2/3 है, और तुम कॉमन डिफरेंस अगर निकाल कर देखो, तुम देखो अगर दिस माइनस दिस करोगे तो 3/3 1 आएगा, दिस माइनस दिस करो तो 3/3 1 आएगा, दिस माइनस दिस करो तो 3/3 1 आएगा। तो यहां पर देखो ये क्या है, तो यहां पर मैंने क्या बोला, ये भी एपी में रहेगा। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा कि ओरिजिनल फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 3 हो गया, और कॉमन डिफरेंस भी क्या हो गया, ओरिजिनल कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाय 3 हो गया। तो इट विल स्टिल रिमेन एन एपी। सही है यहां पर। अब देखो यहां पर एक लास्ट और कॉन्सेप्ट यहां पर था ये वाला, कि जब 3 नंबर्स एपी में है तुम्हारे पास, यानी कि देखो अगर तुम्हारे पास एक्स वाई जेड जो है ये एपी में गिवन है, तो अगर ये एपी में है तो इसका क्या मतलब हुआ कि दिस माइनस दिस होना चाहिए, यानी y माइनस एक्स जो है वो z माइनस वाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। एपी की यही डेफिनेशन है। तो अगर तुम इसको इधर ले आओ, यानी कि 2y जो है, क्या ये x प्लस जेड के इक्वल होना चाहिए? तो इसका मतलब यहां पे y क्या होना चाहिए, x प्लस जेड बाई 2। ये क्या है देखकर बताओ। यानी कि अगर 3 नंबर्स एपी में हैं तो जो बीच वाला टर्म होगा वो इन टर्म्स का अरिथमेटिक मीन होगा। इसको अरिथमेटिक मीन ही तो बोलते हैं, या एवरेज। अरिथमेटिक मीन बोल लो या एवरेज बोल लो। तो यानी कि अगर 3 नंबर्स एपी में है तो बीच वाला जो टर्म होगा वो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का अरिथमेटिक मीन या सिंपल मीन बोल दो या एवरेज होगा, या एवरेज बोल दो। समझ गए? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे। अब देखो क्या आ जाता है इसमें कि सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ये तो हो गया कि nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आता है सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी किसी एपी का जो nth टर्म आप कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो, तो फॉर्मूला तो मैं सीधा लिख देता हूं। फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है, यानी किसी एपी का एक एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लो यहां पर बेसिक सा, जैसे मैं यहीं पे 1 सेकंड दे देता हूं कि चलो वही वाला एपी ले लो 2, 5, 8, 11 इस तरह से। अगर तुमसे ये पूछ रहा है कि सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ दिस एपी बताओ, सम ऑफ द फर्स्ट 100 टर्म्स ऑफ दिस एपी बताओ, तो कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या है, n/2 यानी 100/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा प्लस n माइनस 1 यानी 100 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस यहां पर क्या है, 5 माइनस 2 यानी कि 3। तो ये आंसर हो गया तुम्हारा। इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक और चीज है, इसको दूसरे तरीके से भी इस फॉर्मूले को लिखा जाता है। देखो इसको तुम कैसे लिख सकते हो कि n/2 इस 2a को क्या हम a प्लस a लिख सकते हैं?
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका यह मतलब हुआ कि अगर उस एपी में अगर मान लो n ही टर्म्स हैं तो nth टर्म जो है वो लास्ट टर्म हो जाएगा, है ना। अब n का मतलब वो तो तुम डिसाइड करोगे ना n क्या है, तो nth टर्म वैसे भी तुम लास्ट ही टर्म समझते हो जो भी अजम्पशन तुम कर रहे हो, तो इसका मतलब इसको n/2 इंटू a प्लस एल बोल सकते हो। सो सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी के दो फॉर्मूले हैं। अब तुम बोलोगे सर दोनों तो सेम है, बिल्कुल सेम है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये वाला फॉर्मूला यूज करने से जल्दी होता है क्वेश्चन रादर देन यूजिंग दिस वन। तो हर बार ये यूज करने की जरूरत नहीं है, ये यूज करोगे, मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उस जैसे, तुम समझ जाओगे कि क्या लॉजिक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं क्वेश्चंस तुम्हें पहले करवा देता हूं, फिर मैं इसको ना प्रूव भी कर दूंगा कि सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी का जो ये फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कहां से आता है। तो चलो पहले इसको समझते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर मैं इसको प्रूव भी कर दूंगा। चलो तो ये वाला क्वेश्चन देखो कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 7। तो 3 डिजिट के ऐसे जितने भी नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं उनका सबका सम निकालना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो कैसे सोचोगे। अब देखो यहां पर क्या होता है, कई बार लोगों को सोचने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं सोचने का तरीका भी बता देता हूं। देखो पहला 3 डिजिट का नंबर क्या होता, 100 होता, उसको 7 से अगर डिवाइड करोगे तो देखो क्या आएगा, 7 1 ज़र 7 आएगा और फिर 3 बचेगा, 3 बचेगा यहां पर, 7 4 ज़र 28। अभी सोचना 7 4 ज़र 28 आएगा, तो इसका मतलब, या मैं इसको रुको ऐसे नहीं दिखाता हूं, ऐसे आप लिखोगे तो हो सकता है जैसे बहुत सारे बच्चों को समझ में ना आए। तो मैं 100 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूं, पहला 3 डिजिट का नंबर यही है, सो 7 1 ज़र 7, 7 4 ज़र 28, रिमाइंडर देखो 2 है। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर हमें नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 2 चाहिए, नेक्स्ट मल्टीपल ऑफ 7 चाहिए और रिमाइंडर 2 आया, इसका मतलब क्या है कि 5 और की कमी है ना, 5 और चाहिए। तो इसका मतलब 100 में अगर 5 ऐड करोगे तो 105 आएगा। तो यही तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 हो जाना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद जितने भी मल्टीपल्स होंगे, वो जितने भी नंबर्स होंगे डिविजिबल बाय 7, वो +7 ही तो करोगे भाई, +7 ही तो आपको करना पड़ेगा, इसी तरीके से चलता जाएगा। अब लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 तुम कैसे डिसाइड करोगे, तो वही लॉजिक है, लास्ट 3 डिजिट नंबर 999 होता है, इसको तुम 7 से डिवाइड करो। तो देखो यहां पर क्या आ रहा है, 7 1 ज़र 7, फिर देखो यहां पर आ जाएगा 2 और फिर 9, सो 7 4 ज़र 28 हो जाएगा, फिर देखो 1 और 9, अब 7 2 ज़र 14 होगा, 5 बचा। तो अब देखो ये डिवीजन तुम जैसे भी करो, तुम ओरली भी कर सकते हो, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये मत समझो कि मेरे को ये ओरल डिवीजन मैं नहीं कर सकता हूं, समझाने के लिए बता रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसको मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो 5 बच रहा है, 5 ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 999 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आएगा, 994 आएगा। तो इसका मतलब है कि 994 इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। अब इसमें कौन सी बड़ी बात है, देखो ये एपी तो है ही, क्योंकि यहां पे फर्स्ट टर्म 105 है। अब देखो दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 7, तो कॉमन डिफरेंस ऑटोमेटिकली 7 ही होगा। देखो दिस माइनस दिस करो तो 7 है, सही है। अब तुमसे क्या पूछा है, Sn की वैल्यू निकाल दो। तो Sn की वैल्यू निकालने के लिए n चाहिए, n आपको नहीं पता है यहां पर, लेकिन An आपने निकाल लिया है। An देखो यहां पर क्या है, 994 है। तो ये क्या हो जाता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 105 प्लस n माइनस 1, डी क्या है 7, एंड दैट इज इक्वल टू 994। तो यहां से तुम इसको कैलकुलेट कर लो। देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 15, अगर देखो मैं दोनों तरफ अगर 7 से डिवाइड करता हूं तो 7 1 ज़र 7, 7 5 ज़र 35, इससे थोड़ा जल्दी हो जाता है, वैसे कोई स्पेशल वो नहीं है। अब यहां पर जैसे करोगे तो देखो तुम्हारे को क्या मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब ये 16 हो रहा है ना, 14 हो रहा। अब देखो कुछ गलत मैं नहीं कर रहा हूं, इसका तुमको दिमाग में रखना होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी तो तुम्हारा 7 ही होगा, दैट इज 994। 7 से डिवाइड किया तो
ठीक है, तो यहां से देखो n की वैल्यू क्या आ गई, n इज इक्वल टू 142 माइनस ये 14 हो जाएगा। तो एक बार इसको चेक करो, थोड़ा कैलकुलेशन में मेरा रहता है वो मैं ऐसे ही करता हूँ, आई होप तुम समझ रहे होगे। तो 142 से अगर तुम 14 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना होगा, 130 और 128। इसको एक बार फिर से चेक कर लो क्योंकि हो सकता है कुछ गलत हो। तो ये फर्स्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 है एंड सो ऑन, और ये लास्ट 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 है। इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब तुमसे SN बोला गया है तो S128 ही तो निकालना है आपको। तो यहां पर देखो, तुम चाहे ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो या ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, वो तुम्हारे ऊपर है। लेकिन मैं बोलूंगा कि ये वाला यूज करो ना, इसमें लिखना नहीं है ज्यादा, क्योंकि आपके पास लास्ट टर्म तो है ही यहां पर। तो ये 128/2 n/2 इंटू a प्लस एल। a क्या है यहाँ पे 105 है और l क्या है 994। बताओ आंसर आ गया। अब इसको कैलकुलेट खुद से करो। समझ में आ गया? तो ये लॉजिक है आपका, आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब इसको आप ओरली कर सकते हो, ओरली ही करते हैं लोग, वो मैं समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर कैसे हुआ। ठीक है, चलो अब देखो ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा ट्रिकी है, ये उसका ऑपोजिट है। ऑपोजिट इन द सेंस कि यहां पर क्या पूछा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस सीरीज बी टेकन सो दैट द सम इज 513। यानी कि यहां पे आपको SN गिवन है पहले से। देखो SN यहां पर 513 गिवन है। अब आपसे पूछ रहा है n की वैल्यू, यानी कितने टर्म्स को ऐड करें कि इतना सम आ जाए। तो ये ऑपोजिट हो गया और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से AP में एक ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है जो आपको पता होना चाहिए। फिर एक पार्ट है एक्सप्लेन द डबल आंसर, वो तुम करोगे अभी तो खुद समझ में आएगा कि वो क्यों ये क्वेश्चन उसने पूछ लिया कि एक्सप्लेन द डबल आंसर। ठीक है, अब SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a, a क्या है यहां पे देखो 54 है, प्लस n-1, और d यहां पर क्या है देखो, d इज 51 माइनस 54 कर दोगे तो -3, एंड दैट इज इक्वल टू 513। ये आ गया, देखो सही है। अब इसको तुम डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर लो अपने हिसाब से। देखो तो यहां पर अगर मैं इसको लिख दूं n इंटू ये देखो 108 आएगा, सही है। थोड़ा ध्यान से करोगे वरना कुछ भी इसमें गलत होगा तो फिर क्वाड्रेटिक बनेगी तो उसमें प्रॉब्लम होगा। ठीक है, चलो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 513 इंटू 2 1026 हो जाएगा। ठीक है, इसको फर्दर ओपन करो तो देखो -3n² तो होगा ही, और ये आ जाएगा 111, तो 111n, एंड दैट इज इक्वल टू 1026। अब इसमें एक काम करते हैं, देखो इसको इधर ले आओ, (111n माइनस 1026 दैट इज 0। अब क्या करते हैं ना, -3 से डिवाइड करो तो देखो क्या आएगा, ये तो n² आ जाएगा, -3 3 9 और फिर 3 7 21n, और फिर यहां पर प्लस आएगा, ये देखो आ गया 0/-3 तो 0 ही हो जाएगा, 0/-3 0, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो तुम्हारे पास क्या हो गया, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम यहां पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करो, लेकिन देखो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वीडियो में ऑलरेडी ये डिस्कस किया था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो फैक्टराइजेशन से ना हो तो ही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना चाहिए, टाइम उससे बचता है आपका, तो आपको पता होना चाहिए। तो देखो यहां पर 1 इंटू 342 करो तो क्या आएगा 342, और जो मिडिल टर्म यहां पर क्या है वो है -37। अब तुम्हें दो ऐसे नंबर्स चाहिए कि जिनका प्रोडक्ट ये है और सम ये है, तो वो निकालने का तरीका क्या होता है कि 342 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाता है, ऐसे ही तो करते हैं। तो ये देखो क्या हो रहा है, ये आई थिंक हो रहा है ये देखो दिख गया, मुझे तो दिख गया, ये 9 और 19 है, 19 इंटू 9 171 होता है। अब देखो यहां पर दिख गया 9 2 18 और 9, यहां पर अगर तुम -18 और -19 लिखो, इन दोनों का सम देखो -37 और प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली यही है, क्योंकि इसी के फैक्टराइजेशन से तो हमें ये दो नंबर्स मिले। तो अगर यहां पर तुम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज करो तो देखो ये तो n² है ही, इस चीज को तुम लिख सकते हो -18n -19n, और फिर यहां पर देखो +342 तो है, दैट इज इक्वल टू 0।
अब तुम्हारे पास दो ग्रुप्स आ गए, ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। अब इस वाले ग्रुप में से तुम अगर n कॉमन ले लेते हो तो n-18 बचेगा, और इस वाले ग्रुप से अगर तुम -19 कॉमन ले लेते हो तो n-18 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां से n-18 हम कॉमन ले सकते हैं, देखो यहां पे कर देता हूं, n-18 हम कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा, देखो यहां पर n-19 बचेगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहां से ये आ गया कि n की वैल्यू 18 भी है 19 भी है। अच्छा देखो 18 और 19 में तो कुछ ऐसा है नहीं कि आप नेग्लेक्ट करो भाई, नंबर ऑफ टर्म्स तो यहां पर 18 भी हो सकते हैं 19 भी हो सकते हैं। नेग्लेक्ट तो तुम तभी करोगे ना कि जब n की वैल्यू कोई फ्रैक्शन या नेगेटिव आ जाए, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कांट बी फ्रैक्शनल और नेगेटिव। तो यहां पर तुम क्या बोल सकते हो कि S18 और S19 दोनों ही इक्वल टू क्या है यहां पर 513। अब यही क्वेश्चन है असल में, ये तुमसे पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द डबल आंसर, कि ऐसा कैसे हो गया कि यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स 18 और 19 दोनों ही आ गए, तो इसमें क्या आप डिराइव कर सकते हो यहां पर, मतलब आप क्या बोल सकते हो। तो देखो दोस्त कि सम ऑफ 18 टर्म्स एंड सम ऑफ 19 टर्म्स इक्वल तभी हो सकते हैं, एक ही केस में इक्वल हो सकते हैं, जब 19th टर्म ऑफ दिस AP 0 हो जाए, यानी कि इस AP का जो 19th टर्म है वो 0 है। यही जो है डबल आंसर का एक्सप्लेनेशन है। आई होप दैट इज क्लियर। ठीक है, चलो अब देखो इसमें और भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं SN में, मैं तुम्हें वो बताता जाता हूं। जैसे ये देखो कभी कभी आपको SN गिवन होगा, ये SN गिवन है इन टर्म्स ऑफ n। अब तुमसे बोला है कि वो वाला AP फाइंड करो। फाइंड करने का मतलब वही चीज है कि फर्स्ट टर्म फाइंड करो और कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। भाई तुम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लेते हो तो ऑटोमेटिकली यू हैव गॉट दैट AP। सही है, यानी यहां पर देखो SN गिवन है आपको, तो SN इज इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस n। तो इसका बहुत आसान वाला तरीका क्या है कि S1 निकालो, यानी n के जगह पे अगर 1 पुट करोगे तो 2 + 1 3 आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ S1 क्या A1 के इक्वल है? सम ऑफ द फर्स्ट टर्म का क्या मतलब होता है? सम ऑफ द फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। अब यहां से तुम देखो S2 निकाल सकते हो यानी n के जगह पे 2 रख दो, तो ये तुम्हारा क्या होगा बताओ, 10 हो गया। अब S2 का मतलब हो गया सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स, S2 का मतलब हो गया सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म्स। तो अब यहां पर देखो फर्स्ट टर्म तुम्हारे पास 3 ऑलरेडी है, A2 आप यहां से निकाल सकते हैं, A2 विल बी इक्वल टू 10 - 3 7। तो देखो A1 पता है, A2 पता है, क्या हम यहां पर कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं? दैट इज इक्वल टू A2 - A1। तो A2 यहां पर क्या है 7, A1 यहां पर क्या है 3, सो दैट इज इक्वल टू 5। तो देखो अब हमारे पास फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस भी है, तो AP फाइंड हो गया, यानी कि फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस है 5, तो 3 + 5 8, 8 + 5 13 + 5 18 एंड सो ऑन। तो ये AP हो गई आपके पास। तो देखो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका एक और तरीका है, उसका तरीका वो भी बता देता हूं कि यहां पर देखो तुम किसी भी AP के लिए, इनफैक्ट किसी भी सीक्वेंस के लिए SN को तुम या फिर ऐसे सॉरी AN को तुम SN-1 लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हो। यानी कि देखो अगर तुम यहां पर ऐसे लिखो कि A1 + A2 + डॉट डॉट डॉट, ये AN-1 यानी सेकेंड लास्ट टर्म और ये लास्ट टर्म, ठीक है, ऐसे अगर लिखा तो मुझे एक बात बताओ, इनको मैं अगर ऐड करूं तो क्या SN-1 ये है, और अगर मैं पूरे को ऐड करूं तो क्या ये SN है? तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर SN में से SN-1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या हमारे पास AN की वैल्यू आ जाएगी? देख के बताओ, बिल्कुल आ जाएगी। तो अगर AN आ गया तो भाई A1 A2 A3 तुम कुछ भी निकाल सकते हो ना, क्योंकि तुम्हारे लिए वो फिर जनरल टर्म का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखो SN आपको पता है 2n स्क्वायर प्लस n माइनस SN-1 का मतलब हुआ कि n के जगह पे n-1 रख दो का स्क्वायर प्लस n-1। अब इसको तुम सिंप्लीफाई कर लो, अपने से तुम 10th में हो, तो देखो दिस इज 2n स्क्वायर प्लस n, ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो क्या आएगा यहाँ पे 2n स्क्वायर तो आएगा ही,
ये -2n यहाँ पे आएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -4n हो जाएगा, ठीक है। और फिर +2 आएगा और फिर +n-1 आएगा। इसको फर्दर अगर तुम ओपन करते हो तो 2n² कैंसिल हो गया। ये देखो -3n है, -3n माइनस +3n +n, तो 4n हो रहा है, देखो 4n हो रहा है। और फिर यहाँ पर 2 - 1 तो 1 है और माइनस लगाओ तो -1, ये nth टर्म का फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पर तुम n की वैल्यू पुट करते जाओ, तो n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 4 - 1 3 हो जाएगा, n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 4 2 8 -1 क्या हो जाएगा, कुछ गलत हो गया यहाँ, इसका मतलब है कि कुछ गलत हो गया, वो हमें चेक करना पड़ेगा, रुको। तो ये 2n² + n तो है यहाँ पर -2 टाइम्स ऑफ, देखो 2n² -4n और +2, और फिर यहाँ पर आ गया n के जगह पे n-1, ठीक है भाई। तो ये देखो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब -4n + n -3n है, +3n + n 4n, सही है। तो अब 2 - 1 1 है, 1 और -1, तो यानी देखो यहाँ पे n की जगह 1 पुट करोगे, 4 2 8 -1, 4 3 12 -1, इसका मतलब है या तो यहाँ मिस्टेक है या यहाँ मिस्टेक है। मैं जल्दी से एक बार इसको चेक कर देता हूँ, ठीक है, हो सकता है। तो जैसे S1 यहाँ पे फाइंड करते हो तो n की जगह 1 रखो तो 2 + 1 3, सही है ये। S2 फाइंड करते हो तो ये 2 का स्क्वायर 4 2 8 + 2 10 है, तो इसका मतलब ये A1 + A2 है, यानी कि 3 प्लस ये है, तो A2 यहाँ पे 7 है। अच्छा, मैंने ही कुछ मिस्टेक कर दिया लग रहा है, ओहो देखो मिस्टेक यही है कि यहाँ पे 7 - 3 4 है, वही मैं कह रहा था, 7 - 3 4 है, तो देखो ये मिस्टेक है। तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 4 है, तो 3 + 4 7 + 4 11 + 4 15, इसी तरीके से चलता चला जाएगा, सही है, इसी तरीके से चलता चला जाएगा। तो यहाँ पे भी n के जगह पे 1 रखा तो 4 - 1 3 हो गया, n के जगह पे 2 रखो 4 2 8 -1 7 हो गया, n के जगह पे 3 रखो 4 3 12 -1 11 हो गया, एंड सो ऑन। तो बताओ क्या दोनों ही तरीकों से सेम AP आया? ऑब्वियसली आना चाहिए। तो ये वाला तरीका मैं प्रेफर नहीं करता हूं, थोड़ा सा बड़ा होता और कोई बात नहीं है, ये वाला तरीका डायरेक्ट होता है। मैंने इसीलिए बता दिया कि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे ये चीज़ पूछेंगे कि सर एक और तरीका है वो भी बता दो, तो ये ठीक है, मैंने बता दिया। आई होप दैट इज क्लियर। अब देखो एक और क्वेश्चन आता है सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एन एपी में। जैसे देखो सम ऑफ 3 नंबर्स इज दिस एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज दिस, तो तुमसे पूछा है कि वो तीनों नंबर्स बता दो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे है कि बहुत सारे बच्चे यहां पर क्या करेंगे कि 3 नंबर्स एपी में है तो a + d a + 2d अज्यूम कर लिया। तुम बिल्कुल कर सकते हो, ऐसे भी अज्यूम करोगे तो आंसर आएगा, लेकिन क्या है कि टाइम लगेगा। और मैं हर क्लास में यही बात बोलता हूं कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग द आंसर, इट्स अबाउट गेटिंग इट ऑन टाइम एज वेल। तुम्हारे पास एक टाइम फ्रेम में क्वेश्चंस को करना होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। तो जब भी गिवन है ऐसा क्वेश्चन कि 3 नंबर्स एपी में है, 4 नंबर्स एपी में है, 5 नंबर्स हैं, वैसे नहीं देते हैं, 3 ही देते हैं वो बेसिकली। अगर दे दिया 4 5 तो आप उन्हें सिमेट्रिकली अज्यूम करते हैं, मतलब उससे अज्यूम करने से सही होते हैं क्वेश्चंस जल्दी। यानी अगर 3 नंबर्स एपी में है तो उन्हें ऐसे अज्यूम करो a - d a + d। क्या मैंने बोला? सिमेट्रिकली, जितना इधर उतना इधर। उसी तरीके से अगर 4 टर्म्स एपी में है तो ऐसे अज्यूम करो a - 3d a - d a + d a + 3d। यहां पे ध्यान दो कि यहां पे फर्स्ट टर्म ये है और कॉमन डिफरेंस d है। यहां पर ध्यान दो कि फर्स्ट टर्म ये है लेकिन कॉमन डिफरेंस 2d है, तो वो आपको याद रखना होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। 5 टर्म्स अगर एपी में है तो a - 2d a - d a + d और a + 2d, इस तरीके से अज्यूम करो। यहां पर कॉमन डिफरेंस d है। अब कुछ बच्चे ये भी पूछेंगे कि सर यहाँ पर 2d कैसे हो गया? क्योंकि दोस्त इवन नंबर ऑफ टर्म्स है ना, तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स में तुम अगर d कॉमन डिफरेंस में थोड़ा सा इस तरीके से करोगे तो सही होगा, मतलब सिमेट्रिकली अगर सोचोगे तो। और भी तरीके से अजम्पशंस करते हैं, लेकिन जनरल यही है, तो यही आप करो तो कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब देखो 3 टर्म्स एपी में है तो ये हो गए। अब इनका सम आपको गिवन है तो तुम्हें फायदा दिख जाएगा कि a - d a + d, ऐसे करोगे तो तुरंत होगा।
इनका सम आपको क्या गिवन है 12। तो यहां पर देखो ये हो गया कैंसिल, तो यहां पर ये क्या है देखो 3a इज इक्वल टू 12, यानी a की वैल्यू हो गई 3 4 12। तो देखो तुरंत ही आंसर आ गया, एक आंसर आया। अब यहां पे सम ऑफ द स्क्वायर्स है, उन टर्म्स के स्क्वायर्स का सम आपको गिवन है। तो देखो यानी कि a पता है आपको, तो 4 माइनस डी का स्क्वायर कर लो प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 प्लस डी का स्क्वायर कर लो, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू क्या है यहां पर देखो 56। तो हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी लेकिन तुम आराम से कर लोगे। इसको ओपन करोगे a माइनस बी दी होल स्क्वायर आइडेंटिटी से, तो क्या आएगा 16 माइनस 8d प्लस डी स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये 16 अगर इधर से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या आएगा बताओ 40 आ जाएगा। इसको देखो, फिर इसको ओपन करोगे तो 16 प्लस 8d प्लस डी स्क्वायर आ जाएगा। देखो तो यहां पर अब देखो क्या माइनस 8d प्लस 8d हो गया कैंसिल, तो यहां से देखो 2d स्क्वायर ये किस चीज के इक्वल है, 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 40 माइनस 32। 40 माइनस 32 क्या होगा 8, सही है। तो यहां से d स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, यानी d की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं -2 एंड 2, क्योंकि देखो दोनों का ही स्क्वायर जो है 4 के इक्वल है। इसका मतलब यहां पर दो एपीज आएंगे, यानी कि पहला एपी अगर तुम इस तरीके से ले लो, देखो अगर a की वैल्यू यहां पर क्या आ रही थी, a की वैल्यू तो देखो 4 थी और कॉमन डिफरेंस क्या है मान लो -2, कॉमन डिफरेंस क्या है -2। तो फर्स्ट केस में कौन सा एपी, a के जगह पे तुम यहां पर 4 रखो और d के जगह पे -2 रखो, तो माइनस ऑफ -2 प्लस 2 हो जाता है, यानी कि ये तुम्हारा 6 हो जाएगा। फिर a तो 4 है ही, फिर a प्लस डी यानी कि 2 हो जाएगा। और अगर दूसरे केस में a के जगह पे 4 रखो और d के जगह पे 2 रखो, तो AP क्या आएगा यहां से बताओ। यहां पर देखो अगर a के जगह पे 4 और d के जगह पे 2, तो 4 माइनस 2 जो है वो तुम्हारा 2 आएगा, और a जो है तुम्हारा वो 4 है, और फिर वहां पर आएगा तुम्हारे पास 4 प्लस 2 6। तो ये दो APs यहां पर पॉसिबल हैं। आई होप दैट इज क्लियर। और वो दोनों डिफरेंट APs हैं। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सेम ही तो है सर, ये 2 4 6 लिख दिया, 2 4 6 लिख दिया। भाई सेम कैसे है, इसका फर्स्ट टर्म अलग है, इसका फर्स्ट टर्म अलग है, इसका कॉमन डिफरेंस अलग है, इसका कॉमन डिफरेंस अलग है, तो दे आर टू डिफरेंट APs। आई होप दैट इज क्लियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ये, सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इररिलेवेंट या अनइंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो उसके बाद देखो एक दो वर्ड प्रॉब्लम्स हम कर लेते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस जो आपको एपी में पूछते हैं। तो जैसे यहां पर देखो कि 200 logs are stacked in the following manner, कि 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it and so on. तो in how many rows are 200 logs placed and how many logs are in the top row? तो ये कह क्या रहे हैं कि पहली रो में 20 logs हैं, दूसरे रो में 19 logs हैं, तीसरे रो में 18 logs हैं। अब इस क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि ये एपी है, लेकिन यहां पर क्या है कि नंबर ऑफ लॉग्स ही ये बता रहा है कि ये एपी में, यानी कि फर्स्ट टर्म तो यहां पर 20 है, एक सेकेंड, फर्स्ट टर्म यहां पर 20 है, और तुम यहां पर अगर कॉमन डिफरेंस देखो तो 19 माइनस 20 करो या 18 माइनस 19 करो, -1 आ रहा है, तो हेंस प्रूव दैट इट्स एन एपी। अब यहां पर लिखा है कि टोटल 200 लॉग्स हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ लॉग्स आपको पता है, यानी कि Sn आपको पता है, n की वैल्यू पूछी गई है, क्योंकि ये तुमसे पूछ रहे हैं इन हाउ मेनी रोज, यानी टोटल कितने रोज हैं, ये क्वेश्चन तुमसे ये पूछ रहे हैं। तो यहां पर Sn जो है यहां पर 200 गिवन है, तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, n/2 इंटू 2a प्लस n-1, और कॉमन डिफरेंस यहां पर क्या है देखो -1, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट 200। सही है भाई। अब इसको सॉल्व करो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। तो ये देखो 40 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो 41 हो जाएगा भाई। तो 41, चलो मैं दिखा देता हूं वरना फिर मान लो प्रॉब्लम होगी। तो 40 माइनस n प्लस 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आ रहा है। अब इसको ओपन कर सकते हो, ये देखो 41 है, तो ये तुम्हारा आ गया, यहां से इसको मल्टीप्लाई करो तो -n² तो आ ही गया, प्लस 41n आ गया, 41n आ गया। ठीक है भाई।
और फिर आ गया -400। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए बस क्या करना है आपको, जैसे -1 से डिवाइड अगर कर दो तो वो जल्दी से होगा। तो -41n, एक सेकेंड, -41n और +400 हो जाएगा, सही है। अब देखो मैं हर बार हर क्वेश्चन में इस टाइप के मैं यही बता रहा हूं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हर जगह मत यूज करो। बार बार मैं बोल रहा हूं, हो सकता तुम्हें लगता होगा अरे एक ही बात बोलता है, लेकिन उससे टाइम सेव होता है अगर तुम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करो। तो देखो कोएफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर यहाँ पर 1 है और कांस्टेंट टर्म 400 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आएगा और मिडिल टर्म यहाँ पर -41 है। तो दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका प्रोडक्ट ये और सम ये होना चाहिए। अब तुम अगर वो ओरली सोच पा रहे हो तो बहुत बुद्धिमान हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं सोच पा रहे हो तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो वो तुम्हें दिख जाएगा। तो 400 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो ये देखो 200 आ गया, और फिर यहाँ से देखो 100 आ गया, और फिर यहाँ से देखो 50 आ गया, और फिर यहाँ से देखो 25 आ गया। अब देखो क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले किया है तो मुझे दिख रहा है और मुझे याद है, टू बी वेरी फेयर एंड ऑनेस्ट। तो देखो ये यहाँ पे क्या है, 2 2 4 2 8 2 16 और 25। तो यहां पर देखो ये -16 और -25 दे आर वर्किंग, क्योंकि इनका सम करो तो -41 आएगा और इनका प्रोडक्ट करोगे तो 400 ही आएगा, क्योंकि भैया 400 के प्राइम फैक्टराइजेशन से ही तो 16 एंड 25 मिला। अब तुम फिर वही बात पूछोगे कि सर कैसे एक बार में आपको दिख गया। एक बार में नहीं दिखता है, वो बार बार 2-3 फैक्टर्स करके देखते हैं। वो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में ऑलरेडी समझाया है, बाकी वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहां पर देखो इसको तुम n स्क्वायर -16n -25n और +400 लिख सकते हो, दैट इज इक्वल टू 0। तो दो ग्रुप्स हैं, एक ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है। फर्स्ट ग्रुप में से तुम n कॉमन लोगे तो n-16 आएगा, और दूसरे ग्रुप में से -25 कॉमन लोगे तो n-16 आएगा। अब यहां से तुम फिर से n-16 कॉमन ले सकते हो तो n-25 आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब n की दो पॉसिबल वैल्यूज हैं यहां से 16 और 25। अब बोलोगे अरे सर नंबर ऑफ टर्म्स तो पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन डेसिमल भी नहीं है, तो भाई क्या दोनों आंसर होगा? नहीं होगा दोनों। वो कैसे समझ में आएगा? वो अभी समझ में आ जाएगा। ये पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, यानी कि nth टर्म तुमसे पूछा जा रहा है। तो अगर n की जगह 16 रखो तो a16 निकालो, क्या होगा? दैट विल बी a प्लस a, देखो 20 है, a प्लस n-1 यानी 16 - 1, और d क्या है? कॉमन डिफरेंस है -1। तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो गया? 20 और ये -15, तो ये हो गया 5, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स 25 रखूं तो लास्ट टर्म a25 होगा। तो दैट इज a प्लस a क्या है? 20 प्लस n-1 यानी 25 - 1, और d की वैल्यू यहां पर है -1। तो 25 - 1 क्या होता है? 25 - 1 होगा 24। तो -24 प्लस 20 -4। अब देखो नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव नहीं हो सकते। नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव हो सकते हैं क्या? ऐसा थोड़ी बोल सकते हो वहां पे -5 लॉग्स पड़े हैं, -8 लोग खड़े हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए तुम n = 25 को नेग्लेक्ट कर दोगे। तो यहां पर आंसर क्या हुआ कि नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 16 है। इन हाउ मेनी रोज? तो 16 रोज इज द आंसर। और उसके बाद लास्ट रो में कितने लॉग्स हैं? 5 लॉग्स। लास्ट रो में कितने लॉग्स हैं? 5 लॉग्स, और टोटल 16 रोज हैं। ऑब्वियसली अगर इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है, तुम्हें वहां पर स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे। तुम डायरेक्टली नहीं कर सकते हो क्वेश्चंस को, है ना। तुम्हें पहले दिखाना पड़ेगा कि इट इज एन एपी, तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कि इट इज एन एपी। सही है गाइस? चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अ लैडर हैज रंग्स। लैडर सीढ़ी, रंग्स का मतलब ये इसको रंग्स बोलते हैं, मुझे पता भी नहीं था, बाद में पता लगा, ठीक है। तो ये रंग्स हैं, ठीक है, सीढ़ियों में वो रंग्स जो हैं, और हर रंग जो है वो 2.5 cm अपार्ट, यानी ये 2.5 cm है, ये भी 2.5 cm है, ये भी 2.5 cm है। तो ये 2.5 cm के डिस्टेंस पे एक एक रंग लगा हुआ है, ठीक है। अब तुमसे बोल रहे हैं
कि जो रंग का जो लेंथ है वो 45 से कम होते 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 25 तक चला जा रहा है, 25 cm तक। अब क्वेश्चन ये है कि इफ द टॉप एंड बॉटम रंग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, यानी टॉप और बॉटम रंग में कितने का गैप है डिस्टेंस में, 2.5 मीटर में है, ये ध्यान रखना। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, यानी ये बोल रहे हैं कि इन सबको ऐड कर दिया जाए तो उन सारे लेंथ्स का सम क्या होगा। अब देखो यहां पर तुम कैसे बोलोगे कि ये एपी का क्वेश्चन है। देखो यहां पे क्या है कि द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन द लेंथ, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये 45 था, कुछ कम हुआ कुछ कम हुआ, लेकिन सेम वैल्यू से कम होता गया। तो भैया वही तो इस बात का प्रमाण है कि दिस इज एन एपी, यानी द लेंथ्स ऑफ द रंग्स आर इन एपी। अब तुम्हें यह पता होना चाहिए ना कि कितने रंग्स हैं यहां पर। अब तुम देखो, एक ध्यान से सुनना, नंबर ऑफ गैप्स यहां पर मैं कैसे निकाल सकता हूं, सुनना। टोटल गैप है यहां पर 2.5 मीटर का, उसको सेंटीमीटर में चेंज कर दो, और एक गैप कितने का है, 2.5 सेंटीमीटर का। तो यहां पर गैप्स कितने हैं भैया, 100 गैप हैं। तो अगर 100 गैप हैं तो क्या 100 रंग्स हो गए, नहीं। देखो अगर तुम्हारे पास 3 रंग हैं तो गैप 2 हैं, अगर तुम्हारे पास 4 रंग हैं तो गैप 3 है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि नंबर ऑफ रंग्स अगर तुम्हें निकालना है, नंबर ऑफ रंग्स अगर तुम्हें निकालना है, वो नंबर ऑफ गैप्स जितने भी हैं उससे एक ज्यादा ही तो होगा भाई। नंबर ऑफ रंग्स नंबर ऑफ गैप से एक ज्यादा होगा। अब हमें पता है कि जो लेंथ्स ऑफ ईच रंग है वो दैट इज एन एपी, क्योंकि यहां पर लिख रहा है ना रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली। तो यहां पर अगर लेंथ ऑफ द वुड निकाला जाए तो उसका मतलब वो SN ही तो पूछ रहा है, या S101 बोल दो। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये N/2 इंटू A+L फॉर्मूला यूज करें, क्योंकि हमें ये 45 पता है, ये 25 पता है, तो बस हमें कॉमन डिफरेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो 45 + 25 हमें पता है ऑलरेडी इस क्वेश्चन में। तो 45 + 25 क्या होता है, देखो 75 होता है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 35। अब देखो 101 से 35 को मल्टीप्लाई करो, बेसिक चीज है, तो ये देखो हो जाएगा 505, ये हो जाएगा 303। तो आंसर क्या हो गया, 3535 सेंटीमीटर। अगर इसको तुम मीटर में चेंज करना चाहो तो 100 से डिवाइड कर लो, 3.35 मीटर। तो ये क्वेश्चन है, देखो ये भी ठीक ठाक ट्रिकी क्वेश्चन है। एज पर बोर्ड एग्जाम्स ये ठीक ठाक इसको ट्रिकी कैटेगरी में ही डालेंगे हम। आई होप दैट इज क्लियर गाइज। तो अब देखो सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। एक क्वेश्चन मैं तुमको ये होमवर्क दे रहा हूं कि इसको वीडियो देखने के बाद, कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करने के बाद इस क्वेश्चन को करो और कमेंट सेक्शन में x की वैल्यू बताओ। तो आपको वो सारी चीजें समझनी है कि ये क्या पूछ रहे हैं, उसको करो और फिर x की वैल्यू बताओ, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर गाइज। अब एक चीज देखो बच गई है, वन थिंग, देखो इसके बाद तो कुछ नहीं बचा। मैंने आपको एक्चुअली बोल दिया था तो इसीलिए मुझे वो कर देना चाहिए कि सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला n/2 × 2a + n-1 × d क्यों होता है। तो बहुत बेसिक सा प्रूफ है, ध्यान से देखो। अगर तुम Sn लिखो तो फर्स्ट टर्म क्या होता है a, सेकेंड टर्म क्या होता है a + d, थर्ड टर्म क्या होता है आपको पता है, एंड सो ऑन। जो आपका सेकेंड लास्ट टर्म क्या होगा, a + n-2 × d होगा। और तुम्हारा एकदम लास्ट टर्म अगर लिखोगे तो a + n-1 × d होगा। सही है दोस्त, यही होगा। इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। अब एक चीज समझो, अगर इसी Sn को क्या मैं उलट के लिख सकता हूं, उलट के, यानी यहां से शुरू करूं तो इसके सामने क्या आएगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आएगा a + n-1 × d आएगा भाई। सही है सर, बिल्कुल आएगा। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा बताओ, क्या ये आएगा a + n-2 × d आएगा, बिल्कुल आएगा सर। 2 × d आएगा, बिल्कुल आएगा सर। अब उसी तरीके से अगर लिखते जाओगे तो सेकंड लास्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग उल्टे में क्या आएगा, सेकंड लास्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग, मुझे एक बात बताओ एक सेकंड को, ये इसके सामने आ गया, ये वाला इसके सामने आ गया, ठीक है। तो अगर सेकंड लास्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर क्या आ जाएगा बताओ, वही वाली चीज है, सेकंड लास्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग यहां पर
ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, इसी तरीके से चलता चला जाएगा, तो लास्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग में आपको ए आ जाएगा, सही है भाई, और सेकेंड लास्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग में ए प्लस डी आ जाएगा। ये बात समझ रहे हो, यानी ये इसके साथ आएगा एडिशन में और ये इसके साथ आएगा। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, 2SN कर दो। अब तुम्हें बस एक चीज देखना है, इसको इससे ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा, बिल्कुल आएगा। और अगर इसको इससे ऐड करो, इस चीज को इससे ऐड करो, तुम्हें फिर से 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मिलेगा। और अगर तुम जितने भी कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं, इसको तुम अगर इससे ऐड करो तो फिर से 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी मिलेगा। तो अगर तुम इस चीज को इस चीज से ऐड करो, देखो कंफ्यूज मत हो, मैं क्या बोल रहा था, इस चीज को इससे ऐड करो, फिर इस चीज को इससे ऐड करो, तो हर बार 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। तो कितने ऐसे पेयर्स बनेंगे, n पेयर्स बनेंगे। तो सेम चीज को n बार ऐड करो या फिर n से मल्टीप्लाई करो, कोई डिफरेंस है क्या उस चीज में, बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए Sn जो होता है वो क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समझ गए दोस्त। तो प्रूफ भी आपको आना चाहिए, चाहे वो एग्जाम में ना पूछें, लेकिन अगर आप प्रूफ जान लोगे तो आपको फायदा ही होगा। तो देखो इतना ही करना था। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, वो होमवर्क है, और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल एनफ है एज पर ICSE ग्रेड 10 सिलेबस इन द टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। इसको करो और वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में x की वैल्यू बताओ। So that's all we needed to discuss, guys, on the Infinity Learn ICSE channel. Don't forget to like, share and subscribe. And don't forget to subscribe to the Telegram channel as well, because whatever is being discussed in these sessions, you can get the updates over there as well. So I am Misbah, your maths educator. We'll meet in the next video with the next topic as per ICSE grade 10 syllabus. Bye-bye, guys. Take care, everybody.